कर दो आप भाई साहब, इको बंदी कर दो आप। इतने बैठे हैं स्टेज पे तो और क्या हो सकता है। ये तो साहब ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। दोस्तों कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से चलेगा, आप लोगों का साथ होगा। तो बहुत उम्दा अंदाज में इन्होंने अपनी बात कही, मां शारदा के चरणों में अपनी वंदना रखी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं मुसलमान होते हुए भी सरस्वती वंदना आपके सामने रखकर राष्ट्रीय एकता की मिसाल, मुझे कुछ बात याद आती है दोस्तों कि अगर एक दूसरे से अलग हुए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि बंद मुट्ठी जो है वो करोड़ की है, यानी अगर एकता है तो ताकत है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि हम मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पर जो लड़ाई करते हैं वो कितनी गलत है कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते। मेरे जितने भी कवि मित्र बैठे हैं इनको ये विशेष पंक्तियां मैं सौंपना चाहता हूं कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते और बबूल के पेड़ पर कभी आम नहीं आते, और जिसकी नींवों में ईंटों की जगह लाशें बिछी हो ऐसे मंदिर में कभी राम। तो साहब जिस तरह की इन्होंने अपनी रचना सुनाई, मैं चाहता हूं कि एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और साहब अब तैयार हो जाइए हास्य रस के हिलोरे लेने के लिए और डुबकियां लगाने के लिए। समंदर आ रहा आपके बीच में, बहुत उम्दा फनकार हमारे मंच का, बहुत युवा, बहुत अच्छा हस्ताक्षर। जोरदार ताली से स्वागत करें मेरे छोटे भाई अशोक सेवदा, आए और जमकर आपको हंसाएं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया कार्यक्रम शुरू हुआ, सम्मान समारोह बहुत बढ़िया हुआ। मेरी एक राय है आयोजकों से कि अगली बार जब ये कार्यक्रम करवाए तो 2 दिन में करवाए। पहले दिन सम्मान समारोह, दूसरे दिन कवि सम्मेलन। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, इस पवित्र जालोर की भूमि को प्रणाम करता हूं। और भाई साहब मेरी तो ये कर्म भूमि रही है, मैं यहाँ सेवा करके जा चुका हूँ रामसिंह पास के शहर के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया जगह है। इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, मंच पर विराजमान शिष्ट और विशिष्ट कवियों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरी भाई राम अकेला से एक बहुत बड़ी शिकायत है। इन्होंने मुझे बिना बताए हुए कि आप पहले नंबर पर आपको कवि सम्मेलन में आना है, मुझे बिना बताए हुए कह दिया गया। मैं कुछ और ही सोच रहा था। कई बार मंच पे गड़बड़ हो जाती है, आदमी सोचता कुछ और है और बुला दिया जाता है। एक बार की सच्ची घटना बताऊं आपको, एक नेताजी मंच पर विराजमान थे। नेताजी मंच पर बैठे बैठे जर्दा लगाने के मूड में थे, लेकिन संचालक ने कह दिया नेताजी आएंगे और भाषण देंगे। अब साहब देश के नेता ठहरे, उन्होंने मना किया नहीं, लेकिन दिमाग में जर्दा खाने का उनके। अब वो मंच पे आ रहे हैं, जर्दा भी खाना और भाषण भी देना। आप आनंद लेना किस प्रकार से नेताजी मंच पर आकर के उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, हमारा देश भारत इस कागज की पुड़िया के समान हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने गलत इरादों से, अपने गलत मंसूबों से इसका ऊपरी भाग कश्मीर तोड़कर अलग कर लेना चाहता है। बहुत अच्छे, क्या बात है अशोक भाई, वाह। वो इसे पाकिस्तान में मिला लेना चाहता है, मगर ये सफेद हिमालय की चोटी का कश्मीर, क्या बात है, वाह, सदैव भारत में विलय रहेगा। बहुत अच्छे, वाह अशोक भाई, क्या बात है, वाह वाह। मानते हैं भारत में कई समस्याएं हैं, जैसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, पर हम इन समस्याओं को चुन चुन कर अलग करेंगे। बहुत अच्छे, क्या बात है अशोक भाई, वाह, बहुत अच्छे। पाकिस्तान जैसे देश को तो चिमटी में ले लेंगे, फूंक से उड़ा देंगे, फू फू। भारत का गौरव देखकर विश्व दांतों तले उंगली दबा लेगा। पाकिस्तान जैसे देश पर तो कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। धो धो, जर्दा पूरा, भाषण पूरा। ये होती है साहब मंच के अंदर कई बार समस्या होती है, तो समस्याओं से निकल जाने का मारवाड़ी आदमी अपना कुछ न कुछ निकाल ही लेते हैं। मारवाड़ी आदमी ठहरा, एक बार बस में बैठा हुआ था, बस में 2 मारवाड़ी आदमी बैठे हुए थे, धोती पहने हुए था दोनों ही जने। एक उसमें से बीड़ी पी रहा था, बीड़ी की चिंगारी उछली, दूसरे की धोती पर जाकर के गिर गई, धोती में छेद हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, उसने झटका करके बैठ गया। पास वाले आदमी ने सोचा यार आदमी बहुत बढ़िया है, इससे अपने को बात करनी चाहिए। तो बात करने के मूड में उसने पूछा, भाई साहब आपका गांव कौन सा है? तो उसने पलटकर जवाब दिया, अब के गांव वाले को के।
तो क्या गांव जलाने का विचार है क्या? ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है साहब कई बार मंच पे। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में, अध्यापक हूं साहब, छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार के जवाब देते हैं कि हाथ से निकल पड़ता है। एक बार मैंने बच्चे से पूछा, बेटे क्या नाम है? बोले सर निसार। मैंने कहा बेटे निसार तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोले सर जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे अशोक भाई, क्या बात है, वाह। अब साहब ये समस्या एक्चुअल में समस्या कहां से शुरू होती है आपको बताऊं साहब। आदमी जब शादी करने के लिए जाता है ना तो वहीं से आदमी की समस्याएं शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा शादी करने के लिए घोड़ी पर बैठकर जाता है और तोरण मारता है। वो तोरण क्यों मारता है? तोरण इसलिए मारता है कि वो तोरण उसको भावी जीवन के संभावनाओं की सूचना देता है कि शादी तो रण है, शादी तो रण है, शादी तो रण है। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। और वो रण उसको जीतना पड़ता है। हमारे कई शादी में कई परंपराएं हैं साहब। आपको पता है औरतें मांग भरती है शादी के समय। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि ये मांग क्यों भरती है। औरतें मांग इसलिए भरती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई अशोक बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह। ये बहुत बढ़िया है। पुरुष मांग नहीं भरता है, कभी भी आपने कहीं नहीं देखा होगा पुरुष को मांग भरते हुए। पुरुष मांग इसलिए नहीं भरता है कि ये तो गोचर भूमि है। क्या बात है, वाह अशोक भाई, वाह वाह वाह। इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। बहुत बढ़िया अशोक भाई, वाह, क्या बात है। शादी के समय आपने देखा होगा कि वरमाला के समय में जब एक लड़की वरमाला लेकर के आती है वधू, तो उसके साथ में 3-4 लड़कियां साथ में आती है चलती हुई। वो साथ में लड़कियां आने का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही होती है नक्शे में आसपास के खाली प्लॉट दिखाने पड़ते हैं। क्या बात है, वाह अशोक, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब उसमें भी समस्या, उन प्लॉटों में से भी कई की तो रजिस्ट्री हो चुकी होती है और कईयों पर अवैध कब्जा चल रहा होता है। क्या बात है भाई अशोक, वाह, क्या बात उठाई। शादी के समय फेरे लिए जाते हैं। फेरे क्या है साहब? ये फेरे कुछ भी नहीं है। अगर राजनीति के आदमी बैठे हैं, नहीं भी बैठे हैं, तो मैं बता दूं कि फेरे एक अनौपचारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें पति और पत्नी को शपथ दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की। पद तो दोनों का पति पत्नी का है ही है। गोपनीयता ये कि शादी के बाद औरत अपने पहले के जीवन के बारे में, पति शादी के बाद के जीवन के बारे में सारी बातें गोपनीय रखेगा। बहुत अच्छे अशोक भाई, बहुत अच्छे। और जब वधू घर में आती है तो हमारे नाटकों से, फिल्मों से एक संस्कृति आई है कि क्या करते हैं, उसके कुमकुम से पैर मांडे जाते हैं गांव के, उसके घर के आंगन से लेकर अंदर तक। तो जो पैर लाल कुमकुम से मांडने का तात्पर्य क्या है? वो सीधा सा तात्पर्य यह है कि खतरा घर में प्रवेश कर चुका है। अशोक भाई एक और, अशोक जी भाई अगर वंशमोहर करनी है तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई अशोक का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिसर्च है इनका। मैं धन्यवाद देता हूं रोटरी क्लब वालों को कि इतने अच्छे श्रोता हमें ला करके दिए यहाँ पर। ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है। राम भाई की भी ये उपलब्धि है कि इन्होंने इस कार्यक्रम में अच्छे कवि जुटाए और बहुत होशियार आदमी है साहब, बहुत बढ़िया आदमी। अभी रास्ते में जोधपुर से हम गाड़ी करके आ रहे थे तो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे माननीय सिंदल साहब, और यहाँ उतरे होटल के बाहर उतरे तो सिंदल साहब ने कहा, भाई राम भाई आप देखो मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, पीछे गाड़ी के अड़ने का ध्यान रखना। इन्होंने कहा ठीक है सर, आने दो। बाहर निकले, बोले हालो 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 हालो, इतने में जोरदार आवाज आई, गड्र, बोले बस अड़ गई सर। अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार के राम भाई है साहब ये। और साहब मैं जिस बात को कर रहा था उसी को जारी रखते हुए अगर मैं बात कहूं कि कई औरतें मेरे ऊपर, ये खतरा वाली जो बात कहता हूं औरतों की, तो कई मेरे ऊपर तन करके आती है कि साहब ये आप बात गलत कह रहे हैं। मैंने कहा गलत क्या है?
बिल्कुल सही बात है। बोले सही कैसे है, सिद्ध करो, औरत कैसे बदमाश होती है, कैसे खतरा है। मैंने कहा देखो सुनो, एक बार एक परिवार में नई नवेली दुल्हन आई तो सासू ने उसको समझाया आते ही, देखो बेटा इस घर की व्यवस्था ये है कि तुम्हारे ससुर जी तो इस घर के प्रधानमंत्री है, मैं इस घर की गृह मंत्री हूँ, तुम्हारा जो देवर है वो अपने विदेश विभाग का काम देखता है, तुम्हारी जो ननंद है वो इस आर्थिक सलाहकार है मेरी, तुम कौन सा पद लेना चाहोगी। बहू ने जवाब दिया, मैं विपक्ष की नेता बनना पसंद करूंगी। एक बार सब गड़बड़ हो गई। हमारी कॉलोनी के अंदर क्या किया, सारी की सारी बहुओं ने मिलकर सासुओं को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया बस करके। अब खुदा ने खास्ता वो बस क्या कर गई, बद्रीनाथ के अंदर खड्डे में गिर गई, सारी की सारी सासुएं मर गई, कॉलोनी में हाहाकार मच गया, सारी औरतें रोने लगी, एक औरत बहुत जोरदार दहाड़ मार करके रोने लगी। तो किसी ने कहा, ये बावड़ी सबके कुछ न कुछ खाया है, सबकी सासुएं मरी है, तू इतना जोर से क्यों रो रही है। बोले मैं जोर से इसलिए रो रही हूं कि मैंने अपनी सासू को घर में ही रख लिया था। बहुत अच्छे अशोक, अच्छा है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन इन व्यवस्थाओं के बीच एक इतने अच्छे श्रोता हैं तो एक छोटी सी रचना इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहले दौर के अंदर की अपनी एक छोटी सी रचना। आप सबने परमाणु करार, जो कि सबसे नया मुद्दा है, मनमोहन सिंह जी जो परमाणु करार अमेरिका के साथ कर रहे हैं, उस परमाणु करार पर छोटी सी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है। कि मनमोहन सिंह जी के 1, 2, 3 परमाणु करार को देखकर मुझे भी अपनी सगाई वाला परमाणु करार याद आ गया। मुझे भी अपनी सगाई वाला करार याद आ गया। मैंने भी उच्च कोटि के ईंधन अर्थात सुंदर सी विदेशी लड़की को देखकर डील कर दी। सुंदर सी विदेशी लड़की को देखकर डील कर दी, मगर मेरे वामपंथी पिता ने डील के बीच में टांग धर दी। बोले उनकी शर्तों पर इस ईंधन को घर में नहीं लाएंगे, उनकी शर्तों पर इस ईंधन को घर में नहीं लाएंगे। मैंने कहा पिताजी अगर ईंधन नहीं लाएंगे तो आपके द्वारा स्थापित इस परमाणु भट्टी का क्या अचार बनाएंगे। आपके द्वारा स्थापित इस परमाणु भट्टी का क्या अचार बनाएंगे। बगैर ईंधन के ये भट्टी ढह जाएगी, बेचारी कुंवारी रह जाएगी, बेचारी कुंवारी रह जाएगी। पिताजी बोले बेटा परमाणु करार तो जरूरी है, पर मनमोहन सिंह जी की तरह मेरी भी मजबूरी है। अगर हम ये परमाणु करार करते हैं तो शर्म से मर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका वाले इस भट्टी का निरीक्षण करने साल में 2 बार आएंगे। अच्छा अशोक भाई, अमेरिका वाले इस परमाणु भट्टी का निरीक्षण करने साल में 2 बार आएंगे। हम अपनी डोर किसी विदेशियों के हाथ में नहीं थमाएंगे, क्योंकि हमारी तहजीब और तकनीक में इतना दम है। तो फिर कहां हम किसी महाशक्ति से कम है, फिर कहां हम किसी महाशक्ति से कम है। मजा आया? तो एक बार जोरदार तालियां भाई अशोक सेवदा के लिए। मुझे पता था कि पहले 15 ओवर में बहुत तगड़ा बैट्समैन चाहिए। बराबर साहब 15 ओवर में शतक पूरा हो गया, काम काफी अच्छा शुरू हो गया। लेकिन साहब जब बात हंसी और ठहाकों की हो तो हमें कभी कभी अपने आसपास की चिंताओं को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। मैं बात ऐसी नहीं कर रहा हूं कि आप हंसी के खुशी से माहौल से दूर चले जाएंगे, लेकिन हम बात इस समय उस चीज की करेंगे जो कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी सोच के साथ बहुत बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, जो पिछले दिनों काफी ऊंचे पद पर अपने कवियों के शीर्षस्थ स्थान में जो अपना नाम किया है, वो जयपुर से हमारे बीच भाई अशोक चारण हैं। मैं इनको बुलाने के लिए, मुझे हरिओम पवार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं आपको सौंपता हूं और इसी के साथ आपको बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी संभालिएगा कि हमारे देश से अगर आतंकवाद को मिटाना है और अगर पाकिस्तान बार बार कुछ गड़बड़ करता है तो क्या इलाज होना चाहिए। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, देखिएगा कि धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। सरहद की निगरानी और कड़ी कर दो, गोली की राहों में तोप खड़ी कर दो, इतिहासों में नई सुबह लिख जाने दो, उनको भी दिन में तारे दिख जाने दो। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में, फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में। नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, और न समझे तो बाल ठाकरे की भाषा में समझा दो। दोस्तों इसी जोश और उमंग उत्साह के साथ मेरे छोटे भाई अशोक चारण को बुलाएं और जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई अशोक चारण जयपुर का।